हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एम्फीऑक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसको आप एक बार एप्लीकेशन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोर्स से रिलेटेड कुछ ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं और समझते हैं ब्रेंकियोस्टोमा के या फिर बात करें एम्फीऑक्सिस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। अगर हम बात करें ये जो ब्रेंकियोस्टोमा या जिसको आप एम्फीऑक्सिस बोल रहे हो, ये सिफेलोकॉर्डेटा यानी कॉर्डेटा का एक सब फाइलम है, सिफेलोकॉर्डेटा उसको बिलोंग करता है। और इसके अंदर आप देखोगे कि जो हेड है, हेड एब्सेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ग्रुप एक रेनिएटा को बिलोंग करता है। ठीक है, ये किस ग्रुप को बिलोंग करेगा? एक रेनिया या फिर एक रेनिएटा, यानी यहाँ पे क्रेनम एब्सेंट होता है। ए वर्ड का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। तो यहाँ पर क्रेनम क्या है? एब्सेंट होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका एम्फीऑक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा का है। इसके अंदर आपको कॉर्डेट्स के जो 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था कि अगर किसी को भी कॉर्डेट होना है, किसी को भी कॉर्डेट होना है तो एटलीस्ट उसके अंदर ये 3 कैरेक्टर होने ही चाहिए। अगर ये 3 कैरेक्टर उसके अंदर एब्सेंट है तो उसको हम कॉर्डेट नहीं बोलने वाले। ठीक है, जिसमें से जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सबसे पहला क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो आप देखोगे कि यहां पर ये जो आपका ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फीऑक्सिस है, इसके अंदर आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है। और यहां पर जो नोटोकॉर्ड है ये इसके ये रोस्ट्रम या जो हेड वाला जो रीजन इसको हम बोल सकते हैं, ये यहां से लेके कंप्लीट टेल तक जा रहा होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये आगे से ये जो सबसे फ्रंट वाला साइड है नोटोकॉर्ड का, वो काफी इसके अंदर टैपरिंग देखने को मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो कि यहां पर ये बिल्कुल पतले होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो नोटोकॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो भाले के जैसा दिखता है। इसलिए हम क्या है, ब्रेंकियोस्टोमा को लेंसलेट भी कहते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेंसलेट। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाले के जैसा स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड का, ये दोनों एंड्स पे क्या है? टैपर्ड होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? लेंसलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम हो गए इसके, ब्रेंकियोस्टोमा हो गया, उसके अलावा एम्फीऑक्सिस हो गया, या उसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? इसको लेंसलेट बोल सकते हो। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला कैरेक्टर यहां पर क्या है? नोटोकॉर्ड आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर है जो प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी कॉर्डेट के अंदर, वो क्या है? डॉर्सल, डॉर्सल ट्यूबुलर, ट्यूबुलर नर्व कोड। तो ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड भी इनके अंदर देखने को मिलता है। और थर्ड चीज क्या है? फेरिंजियल गिल स्लिट, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो ये तीनों कैरेक्टर हमें क्या है? ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फीऑक्सिस के अंदर देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि ये जो आपके ब्रेंकियोस्टोमा है ये जनरली क्या होता है? जहां पर मेराइन नेचर के होते हैं, यानी मरीन वाटर्स में प्रेजेंट होंगे, या मरीन सी के अंदर, या बोल सकते हैं सी के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर इसका हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो मेडिटेरेनियन सी हो गया, या फिर ऐसा कोई सी जिसके अंदर जो वार्म वाटर होता है, वार्म कंडीशंस होती हैं, वहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपका एम्फीऑक्सिस या ब्रेंकियोस्टोमा है ये किस फाइलम को बिलोंग करेगा? कॉर्डेटा को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर ये तीनों कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका सब फाइलम कौन सा है? इसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, यानी ये सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर देखने को मिलता है। सिफेलो वर्ड का मतलब होता है हेड, और कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना। बट यहां पर क्या है कि ये जो आप देखोगे कि जो नोटोकॉर्ड है पूरा हेड से लेके टेल रीजन तक जाता है, और वो भी काफी स्पाइनी या बोल सकते हो काफी टैपर्ड स्ट्रक्चर्स होता है, जिसकी वजह से इसको हम लेंसलेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? एक रेनिया को बिलोंग करता है, बिकॉज यहां पर आपको क्रेनम देखने को नहीं मिलता। क्रेनम क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके अलावा क्लास की बात करें तो ये कौन से क्लास को बिलोंग करेगा? लेप्टोकार्डी को बिलोंग करता है, ये याद रखना है। फैमिली की बात करें तो ये आ गया ब्रेंकियोस्टोमोइडी को बिलोंग करेगा।
और टाइप की बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा होगा, जिसको हम एम्फीऑक्सिस या लेंसलेट भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो एम्फीऑक्सिस है, इसके अंदर जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग होते हैं, यानी उनके अलग अलग बॉडी देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर होता है, और जो फर्टिलाइजेशन है डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको लार्वल स्टेजेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मेल एंड फीमेल बॉडीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, सो मेल एंड फीमेल बॉडीज आर डिफरेंट, अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के बाहर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, जो डेवलपमेंट है वो कैसा होने वाला है, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट, यानी यहां पर आपको लार्वल स्टेजेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो इतनी चीजें हमें क्या करना है, इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो ये चीज याद रखना है। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ सो दैट कि आपको पता चल जाए कि ये चीजें इसके बारे में याद रखना है कि मेल और फीमेल बॉडी डिफरेंट होता है। उसके अलावा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये पाया कहाँ जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम लेंसलेट की बात करें तो ये ग्लोबली आपको ऑलमोस्ट सारे मैराइन वाटर्स के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है कि उन मैराइन वाटर्स के अंदर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जो थोड़ा सा वार्म नेचर के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन सी की बात करें तो मेडिटेरियन सी के अंदर ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या है कि इसकी जो टोटल 9 जो स्पीसीज है वो ऑलमोस्ट ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ध्यान रखना है। और मोर कॉमन या मोस्ट कॉमनली ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, वार्मर सीज के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर थोड़ा सा गर्म होता है वो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा आप देखोगे कि ये कोस्ट ऑफ चाइना और जापान में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और चाइना और जापान में इसको एज अ फूड की तौर पे भी खाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। सोल्ड एज अ फूड, यानी वहां पर इसको एज अ फूड की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो इसकी कॉमन स्पीसीज है वो कौन कौन सा है, एक है ब्रेंकियोस्टोमा इंडिकम, दूसरा है ब्रेंकियोस्टोमा पेलाजिकम, और तीसरा क्या है, ब्रेंकियोस्टोमा सेरेबियम। ठीक है, ये इसकी जो स्पीसीज हैं ये बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रेंकियोस्टोमा लेंसलेटम भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो मेजर टाइम में यूजुअली क्या होता है, जो ब्रेंकियोस्टोमा है, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रेंकियोस्टोमा क्या करता है कि समुद्र के तट के पास ही रहता है, यहाँ पे जहाँ पे सैंडी एरिया होता है या कोस्टल रीजन जो होता है, बिल्कुल पानी और बेसिकली जो आप बोल सकते हैं जो दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है। तो यूजुअली ये क्या करेगा कि ये जो ब्रेंकियोस्टोमा है ये रेत के अंदर वर्टिकली धसा हुआ होता है। जैसे इस तरीके से आप देख रहे हो, ये रेत है, ये जो येलो येलो कलर आप देख रहे हो ये सैंड है, और ये क्या है, वाटर है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करेगा कि ये इस तरीके से अपने आप को वर्टिकली रेत के अंदर धसा के रखता है, धसा हुआ होता है। ठीक है, अब जैसे ही शाम का समय होता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये यहां से निकलता है और ये बेसिकली पानी के ज्यादा अंदर नहीं तैरता, जस्ट उसके कोस्टल रीजन पे ही ये क्या करता है, स्विम करता है। और यहां पर आप देख रहे हो कुछ टेंटिकल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ओरल हुड बोलते हैं। इन्हीं ओरल हुड के अंदर क्या होता है, माउथ होता है, और इन टेंटिकल्स की मदद से सीलियरी फीडिंग यहाँ पर होता है। सीलियरी फीडिंग का मतलब कि पानी के अंदर जो बात करें फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो पानी के थ्रू इसके बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और उसके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उसको ये खाते हैं। ठीक है, अब सडनली इनको कभी लगता है कि पानी में तैरते समय इनको कोई खतरा महसूस होता है कि कोई खतरा है, कोई प्रीडेटर आ रहा है, तो ये क्या करते हैं, तुरंत पानी से निकलते हैं और दोबारा से क्या करेंगे, रेत के अंदर अपने आप को धंसा लेते हैं। लेकिन जब उस समय जब वो धंसते हैं तो उस केस में क्या होगा, मुंह नीचे की साइड होगा, ये जो ये ओरल
ओरल हुड वाला जो पार्ट है, जो माउथ वाला पार्ट होता है, वो नीचे आ जाता है, लेकिन आफ्टर कुछ सम टाइम वो क्या है, यू टर्न लेके दोबारा से इस फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे कि इनका माउथ ऊपर आ जाए और ये जो टेल वाला रीजन है वो नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया था ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगर हम बात करें इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में, तो जो ब्रेंकियोस्टोमा है वो मैराइन एनिमल है, यानी मरीन वाटर्स के अंदर पाया जाता है। और कहां पर पाया जाएगा, शैलो ब्रैकिस एंड सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट। शैलो का मतलब जहां पर पानी ज्यादा गहरा ना हो, वहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या करेगा, अपने आप को बरीड करके रखता है सैंड के अंदर, यानी मिट्टी के या रेत के अंदर अपने आप को धंसा के रखता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो माउथ वाला पार्ट है, वही बाहर की तरफ एक्सपोज होता है या बाहर की तरफ दिखता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, रात के समय में स्विम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें खाना कैसे खाता है, तो उसके लिए सीलियरी फीडिंग होगा। सीलियरी फीडिंग का मतलब कि पानी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वही फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होंगे, आएंगे और उसी फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर ये क्या करता है, जिंदा रहता है। ठीक है, और ये उसके बॉडी तक या उसके माउथ तक कैसे आएंगे, क्योंकि वाटर करंट के थ्रू। ठीक है, वाटर जब मूव कर रहा होता है तो उस वाटर करंट की मदद से जो फाइटोप्लैंक्टन्स पानी के अंदर है वो उसके माउथ के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताई दिया। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी बॉडी के बाहर होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको एक फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर की बात करें, सबसे पहली चीज तो इसके शेप साइज की बात करें, तो बेसिकली क्या है, कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और इसका साइज क्या होगा, लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। देखने में कैसा होगा, व्हाइटिश कलर का होता है। ठीक है, सफेद या बोल सकते हो दूधिया जैसा होगा, ट्रांसलूसेंट टाइप का होगा, ध्यान रखना है। और इसका जो दोनों और लिटरली कंप्रेस्ड होता है, यानी इस तरीके से साइड से इस तरीके से इसको पिचका देते हैं, यानी कंप्रेस्ड होगा। ठीक है, तो लिटरली कंप्रेस्ड होगा और इसके दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं, यानी अभी जस्ट मैंने बताया कि दोनों एंड्स क्या होंगे, यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लेंसलेट भी बोलते हैं, भाला बोलते हैं। ठीक है, भाले जैसा स्ट्रक्चर लगता है, तो दोनों एंड्स इसके क्या है, बेसिकली पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर बॉडी के शेप की बात करें तो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक है, सूटेड फॉर बरिंग एंड स्विमिंग, यानी इसकी बॉडी इस तरीके से बनी होती है ताकि ये आसानी से क्या कर सके, कि रेत के अंदर अपने आप को धंसा सके, बरो कर सके। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और नेम और ओरिजिन की बात करें तो जस्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि लेंसलेट यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं और वो भाले जैसा दिखता है, इसलिए। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब बॉडी की डिवीजन के बारे में बात करें, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एम्फीऑक्सिस के बॉडी के बारे में, तो इनके बॉडी के अंदर आपको सिर्फ 2 ही रीजन देखने को मिलता है, जिसमें से जो अगर यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम एंट्रियोपोर बोलते हैं, एट्रियोपोर बोलेंगे, तो एट्रियोपोर से आगे वाला जो स्ट्रक्चर होगा, मैं आपको एक दूसरे डायग्राम से समझाता हूँ। ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए। इस डायग्राम के अंदर ये पूरा डायग्राम क्या है, आपका एम्फीऑक्सिस का है। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम पहले यहाँ पर अच्छे से इलेबोरेट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर उसको पीपीटी की मदद से समराइज कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरा डायग्राम किसका है, एम्फीऑक्सिस का है। ठीक है, अब एम्फीऑक्सिस के अंदर अभी मैंने बताया कि क्रेनम तो एब्सेंट होता है क्योंकि ये एक रेनिएटा को बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पर जो इसका नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड पूरा टेल से लेके ये रोस्ट्रम, ये जो आगे वाला पार्ट है जिसको हम रोस्ट्रम बोलते हैं, ये हेड जैसा रीजन है या सबसे एंटीरियर वाला पार्ट है, तो यहाँ तक जाता है। और इस वाले रीजन में आप देखोगे कि जो नोटोकॉर्ड है इस तरीके से यहाँ पे पॉइंटेड हो जाता है या फिर टेपरिंग हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे, रोस्ट्रम के जस्ट नीचे कुछ इस तरीके से टेंटिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। इन टेंटिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ओरल हुड बोलते हैं। ठीक है, अब इस टेंटिकुलेटेड स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके से सर्कुलर होता है और इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, तो ये तो टेंटिकुलेटेड ओरल हुड बोलेंगे। और इसके बीच का जो स्पेस खाली है, जो ओपनिंग है, जिसको वेस्टिब्यूल या इसी को हम माउथ बोलेंगे, इसी को किस क्या बोलेंगे, माउथ बोलेंगे। ठीक है, अब इनकी जो कंप्लीट बॉडी है, कंप्लीट बॉडी को हम सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होगा ट्रंक वाला रीजन और दूसरा होगा टेल वाला रीजन। तो ये रोस्ट्रम से लेके ये जो ओपनिंग है एट्रियोपोर की, रोस्ट्रम से एट्रियोपोर तक का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, ट्रंक कहलाता है। ठीक है, रोस्ट्रम से लेके और ये हमारा पूरा एट्रियोपोर तक की जो ओपनिंग है उसको बोलेंगे ट्रंक,
और यहाँ पर एट्रियोपोर से लेके ये पूरा पीछे तक का जो स्ट्रक्चर है वो इसका कहलाता है टेल। ये इसका क्या कहलाएगा? टेल कहलाएगा। सो हम इस पूरे एम्फिऑक्सिस के बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स को ही मैं अभी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद फिर हम पीपीटी की मदद से इसको समराइज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि आगे क्या होता है, रोस्ट्रम होता है। उसके रोस्ट्रम के जस्ट नीचे यानी हम बोल सकते हैं एंटीरियो वेंट्रल पोजीशन पे, एंटीरियो वेंट्रल पोजीशन पे ओरल हुड के अंदर आप देखोगे कि यहां पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ बोलते हैं, ठीक है। अब जस्ट माउथ के नीचे, अब माउथ के नीचे अगर हम बात करें यहां पर कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो इनके बॉडी के डॉर्सल पॉइंट पे, जो डॉर्सल पॉइंट होता है वहां पर फिन प्रेजेंट होता है और ये जो डॉर्सल फिन है ये पूरे डॉर्सल एंड तक अटैच होता है और पीछे ये टेल वाले रीजन में जाके कॉर्डल फिन के साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। सो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिसको हम डॉर्सल फिन बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है डॉर्सल फिन है, ये आपके बिल्कुल एंटीरियर एंड से निकल के पूरे यहां पर कॉर्डल फिन के साथ मर्ज होता है, ठीक है। तो इस फिन को हम बोलेंगे डॉर्सल फिन, क्योंकि इनके बॉडी में सिर्फ तीन ही टाइप के फिन प्रेजेंट होता है, एक होगा डॉर्सल फिन, एक होता है वेंट्रल फिन और एक होता है कॉर्डल फिन, ठीक है। तो एक होगा डॉर्सल फिन, एक होगा आपका डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कॉर्डल फिन। तो इनके बॉडी में टोटल सिर्फ तीन ही फिन है, ठीक है। डॉर्सल फिन क्या होता है, पूरे बॉडी पर ही फैला हुआ होता है और ये पीछे कॉर्डल फिन के साथ मर्ज हो जाता है, ठीक है। अब इन फिन्स को सपोर्ट करने के लिए, ये जो फिन है इनको सपोर्ट करने के लिए इनके बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपको कहां देखने को मिलेगा, डॉर्सल फिन में भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो वेंट्रल फिन है यहाँ पर भी इस तरीके से आप देखोगे कुछ इस तरीके से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को इनका नाम क्या होता है, फिन रे बॉक्सेस होते हैं, इनको बोलते हैं फिन रे बॉक्स। अब ये जो फिन रे बॉक्स है इनका काम क्या होता है कि ये डॉर्सल फिन और ये जो आपके वेंट्रल फिन है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, कॉर्डल फिन के अंदर जो फिन रे बॉक्सेस होते हैं, फिन रे बॉक्स ये एब्सेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। कि जो कॉर्डल फिन वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर आप देखेंगे कि फिन रे बॉक्स नहीं होता, फिन रे बॉक्स एब्सेंट होता है, ठीक है। अब उसके अलावा आप इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है कि ये जो आपका एट्रियोपोर है, ठीक है, एट्रियोपोर से आगे वाले जो रीजन होता है वहीं पर आपको कुछ और भी फोल्ड्स देखने को मिल जाते हैं। उन फोल्ड्स को हम बोलते हैं मेटाप्लूरल फोल्ड्स। इनको यहीं पर ये एट्रियोपोर से आगे एक और फोल्ड देखने को मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं मेटाप्लूरल फोल्ड। और ये जो मेटाप्लूरल फोल्ड है ये बॉडी के साथ अटैच्ड होता है और स्विमिंग में हेल्प करेगा। और ये जो मेटाप्लूरल फोल्ड जिस पार्ट से अटैच्ड होते हैं उस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एपिप्लूर। उसको क्या बोलेंगे, ये जो मेटाप्लूरल फोल्ड्स हैं या नीचे यहाँ पर एट्रियोपोर के आगे एक फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के देखने में स्ट्रक्चर्स लगते हैं। तो ये जो मेटाप्लूरल फोल्ड जिस पार्ट से कनेक्ट होते हैं या जिसकी मदद से बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं एपिप्लूर, ठीक है। ये नाम याद रखेंगे, एपिप्लूर से कनेक्ट होगा। तो अभी हमने क्या देखा, आगे की साइड क्या होगा, रोस्ट्रम होगा, रोस्ट्रम के आगे इस तरीके से ओरल हुड टेंटिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स होगा जिसको ओरल हुड बोलेंगे, उसी के अंदर माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि तीन फिन्स प्रेजेंट होगा जिसमें से क्या है आपका डॉर्सल फिन हो गया, वेंट्रल फिन हो गया, कॉर्डल फिन हो गया। डॉर्सल फिन और वेंट्रल फिन को सपोर्ट करने के लिए फिन रे बॉक्सेस प्रेजेंट होता है। उसके अलावा एट्रियोपोर से आगे कुछ फोल्ड्स और प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मेटाप्लूरल फोल्ड्स बोलते हैं और ये बॉडी के साथ एपिप्लूर की मदद से कनेक्टेड होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रू हेड आपको देखने को नहीं मिलता बिकॉज क्रीनियम यहाँ पर एब्सेंट है, सो ट्रू हेड डीजनरेट या एब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी को हम दो रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, आगे वाला जो रीजन है ट्रंक बोल सकते हैं और पीछे वाला जो रीजन है उसको टेल बोल सकते हैं। और ये कहाँ तक का रीजन होगा, ट्रंक, रोस्ट्रम से लेके एट्रियोपोर तक का जो स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। उसका जो एंटीरियर एंड है उसके अंदर आप देखोगे कि पॉइंटेड स्नाउट होता है जिसको हम रोस्ट्रम बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको हम रोस्ट्रम बोलेंगे, ये रोस्ट्रम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि ट्रंक के अंदर तीन मेन ओपनिंग्स होती है, पहला होगा माउथ, उसके बाद एट्रियोपोर और एनस, यानी इनके बॉडी में सिर्फ तीन ही ओपनिंग है, एक है माउथ का, एट्रियोपोर और एनस का, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बॉडी के एंटीरियर एंड पे आपको देखने को मिलेगा ओरल हुड, जो कि टेंटिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी वहां पर आपको टेंटिकल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, रोस्ट्रम के नीचे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है। और ये एंटीरियर वेंट्रल पार्ट में माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम एट्रियोपोर की बात करें तो एक स्मॉल मिड वेंट्रल ओपनिंग है फ्रंट ऑफ द वेंट्रल फिन, यानी जो वेंट्रल फिन है, ये ध्यान रखना है, जो वेंट्रल फिन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो एट्रियोपोर की ओपनिंग है, एट्रियोपोर से पीछे की तरफ आपका वेंट्रल फिन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी जिसको हम एट्रियोपोर बोलते हैं, ठीक है। तो एट्रियोपोर के पीछे आपका वेंट्रल फिन प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर अपर्चर्स की बात करें तो अगेन अभी मैंने आपको बताया कि 3 स्ट्रक्चर या 3 ओपनिंग्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक हो जाएगा माउथ, एट्रियोपोर और एनस का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ कॉडल फिन। उसके बाद टेल इज स्मॉल पोस्टीरियर एंड ऑफ द एनस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फिन्स एंड फोल्स की, तो जस्ट मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे टोटल 3 ही फिन्स देखने को मिलता है, एक होगा डॉर्सल फिन, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है वेंट्रल फिन, और दूसरा क्या होगा लास्ट में कॉडल फिन या टेल फिन भी बोल सकते हैं, ये कॉडल फिन्स होगा, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि डॉर्सल फिन के नीचे क्या है, फिन बॉक्स प्रेजेंट होते हैं, फिन रे बॉक्सेस, और यहाँ पर वेंट्रल फिन के पास भी प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पर ये एब्सेंट होगा जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो डॉर्सल फिन कैसा होता है, लो होगा, मिड डॉर्सल फोल्ड होगा, रनिंग एंटायर लेंथ ऑफ द ट्रंक, यानी पूरे ट्रंक पे ये मूव करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉडल फिन क्या होगा कि बॉर्डर ऑफ द फिन्स अराउंड द टेल कंटिन्यूअस विद द डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन, यानी जो कॉडल फिन है, कॉडल फिन का ऊपर वाला जो डॉर्सल रीजन है ये डॉर्सल फिन के साथ मैच होता है, और ये जो नीचे वाला रीजन है वो वेंट्रल फिन के साथ मैच्ड होता है या उसके साथ जुड़ा होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। वेंट्रल फिन क्या है, ये वेंट्रली यानी वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होगा, और ये कहाँ है, कॉडल फिन के साथ मैच होता है, और स्टार्ट कहाँ से होगा, एट्रियोपोर से स्टार्ट होगा और पोस्टीरियर ट्रंक तक जाएगा, यानी यहाँ पर एट्रियोपोर है, एट्रियोपोर की ओपनिंग से यहाँ से वेंट्रल फिन स्टार्ट होगा और पीछे कॉडल फिन के साथ ये जाके मर्ज होता है, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो वेंट्रल फिन इज स्लाइटली वाइडर देन डॉर्सल फिन, यानी जो वेंट्रल फिन है वो क्या है, आपके डॉर्सल फिन से थोड़ा सा चौड़ा होगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म फिन इज सपोर्टेड बाय स्मॉल रेक्टेंगुलर फिन रे बॉक्सेस, जो कि इसको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है जो कनेक्टिव टिश्यू का प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो फिन रे है ये कॉडल फिन में एब्सेंट होगा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पर क्या है, पेयर्ड फिन्स नहीं देखने को मिलते हैं, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम मेटाप्लूरल फोल्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये हेल्प करता है रैपिड बरोइंग में और लिम्फ फ्लो, ये सब चीज़ों में भी हेल्प करेगा, तो ये बात आपको याद रखना है। और ये बॉडी के साथ जो अटैच होता है उस स्ट्रक्चर को मैंने भी बताया था एपिप्ल्यूर बोलते हैं, एपिप्ल्यूर, इस स्ट्रक्चर से ये कनेक्ट होता है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, एपिप्ल्यूर, एपिप्ल्यूर क्या है, हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ द बॉडी होगा, जस्ट अभी हमने बताया इसको। इसका काम क्या होगा कि एट्रियल कैविटी इनसाइड द ऑर्गेनिज्म ये बनाने का काम करेगा। उसके अलावा क्या है कि जो एंटीरियर 2/3 है ऑफ द बॉडी वो रफली स्ट्रक्चर होता है, उसको काट के देखेंगे तो ट्रायंगुलर सेक्शन होगा। तो ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, मेटाप्लूरल फोल्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज याद रखना है। और जो पीछे वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो ओवल जैसा होता है, पीछे वाला स्ट्रक्चर ओवल होगा और आगे वाला स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर शेप का देखने को मिलता है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि इनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे इस तरीके से क्रॉस सेक्शंस देखने को मिलते हैं जिनको हम मायोटोम्स बोलते हैं, ठीक है, या मायोमियर्स बोलेंगे, ये बात आपको याद रखना है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है बेसिकली ये हेल्प करते हैं स्विमिंग में इनको, ठीक है। सो मायोटोम या मायोमियर क्या है, ये शेप्ड ऑफ मसल्स बैंड्स होता है ऑन ईच लिटर साइज ऑफ द बॉडी। उसका क्या है, ये विजिबल होगा क्योंकि इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके जस्ट नीचे आप देखोगे यहाँ पर एट्रियोपोर से पहले इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको गोनट्स बोलते हैं, ठीक है। सो क्या होगा, सीरीज ऑफ गोनट्स इज लोकेटेड बिटवीन द माउथ एंड एट्रियोपोर। तो मायोटोम के जस्ट नीचे यहाँ पर माउथ से एट्रियोपोर्स के बीच में आपको गोनट जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। सो हमने आज के लेक्चर में बेसिकली एम्फीऑक्सेस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।